नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला। गोविंद सिंह ने मोहन भागवत की तुलना हिटलर से की है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में भागवत का आदेश हिटलर के आदेश की तरह चलता है। ये बड़ा बयान गोविंद सिंह द्वारा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला। गोविंद सिंह ने मोहन भागवत की तुलना हिटलर से की है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी में भागवत का आदेश हिटलर के आदेश की तरह चलता है। वहाँ तो एक आदमी का आदेश चलता है, जिस प्रकार हिटलर का आदेश चलता था जर्मनी में, उसी प्रकार मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनका आदेश भारतीय जनता पार्टी में चलता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, गोविंद सिंह ने, नेता प्रतिपक्ष ने मोहन भागवत की तुलना हिटलर से की है। आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल ऋतु, देखिए हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस में चुनाव हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने और उसके बाद से ही लगातार किस पार्टी में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, किस में नहीं है, इसको लेकर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है। और उसी का असर देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने कहा कि हिटलर शाही बीजेपी में चलती है और एक हिटलर शाही का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। उसके उलट कांग्रेस में हमेशा से प्रजातंत्र रहा है, लोगों की बात हुई है, लोगों की योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। और जिस तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनकर जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन बीजेपी में इसके उलट हालात है। और अपने इस पूरे बयान के दौरान उन्होंने हिटलर, जो कि जर्मनी के एक शासक थे, उनसे तुलना कर डाली, जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत उनकी। और इसके बाद बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रही और बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि 50 साल से लगातार नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी के ऊपर शासन रहा है और अभी भी परिवार के इशारे पर ही कांग्रेस चलती है। ऐसे में कांग्रेस कैसे प्रजातंत्र की बात कर सकती है? और इतना ही नहीं, उन्होंने जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई है मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स, जो डेलीगेट्स चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव हुआ, उस पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किया। और कांग्रेस में जो इंटरनल चुनाव हुआ उसको तथाकथित रूप से चुनाव बताया। शशि थरूर का जो कि अगेंस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ रहे थे, उनका कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साथ नहीं दिया। ये तमाम जो आरोप है वो बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं। तो पूरा जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया, उसके बाद मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो लगातार नेताओं के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है और आने वाले समय में भी इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो और भी ज्यादा गर्माएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। और भले ही राहुल गांधी अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक परिवार की पार्टी के तौर पर, एक परिवार की पार्टी यात्रा के तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूरे देश भर में निकल रही है। तो उसी का एक जो मिला जुला असर है और एक लंबी जो बयानबाजी की दौर है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी ऋतु। वासु, देखिए यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से वो बहुत, एक तो उम्रदराज तो हैं ही हैं, इतने लंबे वक्त से लीड कर रहे हैं पूरी टीम को और संघ को लोग पसंद भी करते हैं और उसमें कई सारे लोग हैं। अगर वो अच्छी बातें सिखा रहे हैं, आचरण अच्छा सिखा रहे हैं और लीड कर रहे हैं और अगर गाइड कर रहे हैं, तो उसे हिटलर कहाँ कहा जाएगा? एक ऐसे इंसान के लिए इस तरह की बयानबाजी आखिर कहाँ तक सही है? बिल्कुल, देखिए राजनीति में ऋतु कभी भी कोई भी नेता बयान देता है उसके बहुत सारे मायने होते हैं और निश्चित ही लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता भी कांग्रेस पे लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। कांग्रेस को अक्सर एक परिवार की पार्टी बताया जाता है, भले ही अब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि गांधी परिवार ही पार्टी को लीड करता है। तो कांग्रेस भी बीजेपी को और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर संघ को देखा जाता है बीजेपी के, तो वहाँ पर निशाना साधने का काम कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस
कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के गोविंद सिंह, उन्होंने ये पूरा बयान दिया है कि हिटलर शाही, तानाशाही की तरह जो है बीजेपी के अंदर काम होता है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र बीजेपी में नहीं है। ये स्टेटमेंट उनकी ओर से आया है और निश्चित ही देखिए, जब मोहन भागवत जैसे नेता के ऊपर किसी तरीके की कोई टिप्पणी होती है, बयान होता है, तो उसको लेकर लंबे समय तक जो सियासी जो दौर है वो जारी रहता है और आने वाले समय में भी इस तरीके की जो सियासत है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और पूरे देश में भी कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए, हैदराबाद में उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और अब जबकि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, तो उसमें भी डॉक्टर गोविंद सिंह की एक बतौर नेता प्रतिपक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका होने वाली है। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव भी संपन्न हुए हैं और इन चुनावों के बीच में भी लगातार इस तरीके की जो बातें हैं, परिवारवाद की बात हो, चाहे एक परिवार के राज की बात हो या फिर लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात हो, ये तमाम सारी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चला था। पहली दफ़ा ये नहीं हुआ है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत या प्रधानमंत्री की हम बात करें या मोदी शाह की जोड़ी की जो बात होती है, कांग्रेस ने इन तमाम नेताओं पर, इन तमाम लोगों पर आरोप ना लगाए हो। कई बार देश में भी तानाशाही जैसा रवैया है, माहौल है, इस तरीके के जो बयान है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से सामने आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव नजदीक हैं, सरगर्मियां तो तेज हो चुकी हैं और जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से लगातार हो रही है, कहीं ये भारी नहीं पड़ सकती? इस सब से बचना चाहिए कांग्रेस को, इस वक्त जो मेन मुद्दे उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल देखिए ऋतु, हमेशा से कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब रहा है बेतुकी बयानबाजी और कांग्रेस के तमाम आला नेता, चाहे फिर वो कमलनाथ हो या फिर अन्य नेता हो, हमेशा अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को इस बात की समझाइश देते रहते हैं कि अनर्गल बयानबाजी से बचे, किसी भी नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे, ऐसी कोई भी टिप्पणी ना करें जो चुनावों में कांग्रेस को, पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम करे। ये तमाम तरीके की जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेताओं के जो बड़बोले बोल हैं वो अक्सर सामने आ जाते हैं और कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस को चुनाव में इन बयानों के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। फिर चाहे वो मणिशंकर अय्यर के बयान हो या फिर कुछ और जो कांग्रेस के नेता हो, उनके बयान चुनावों के एंड पहले आते हैं और अभी भी आप देखिए पूरे देश हमारे साथ नेहा दग्गा जी जुड़ गई हैं बीजेपी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं मोहन भागवत जी के लिए कि वो हिटलर हैं, तानाशाही रवैया है उनका, क्या कहेंगी? नेता है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की शब्दावली को इस्तेमाल करके वो अपने कद को घटाने का काम कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जी की राह पर चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस प्रकार की बातें करके उन्हें भी छपास की कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगी और कहीं हद तक सफल भी हो रहे हैं मीडिया में। आप हम इस पर मतलब आप चर्चा करवा रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर गोविंद सिंह जी को तो वो दौर याद होगा इमरजेंसी का। हिटलर शाही इस देश ने तो उसी समय देखी थी जब इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से विपक्ष का गला दबाने का काम किया था, चौथे स्तंभ मीडिया को जिस तरीके से कैद में करके रखा था, पूरे देश को तहस नहस जिस तरीके से किया था। तो ये गोविंद जी की ये छोटी मानसिकता है, संकुचित मानसिकता है। अगर कांग्रेस पार्टी या गोविंद सिंह जी एक बार संघ में जो पदाधिकारी हैं, जो संघ के स्वयं सेवक हैं, उनके तप को समझते, उनके त्याग को देखते, उनके राष्ट्र की भावना को जिस तरीके से समर्पित होकर कार्य किया जाता है उसका थोड़ा भी उन्हें ज्ञान होता तो इस प्रकार की भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में इस पर, जनता पर भी इसका असर होगा जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो चाल चलन रहा है। इससे पूर्व में भी आप कई बार, अभी राहुल गांधी अपनी यात्रा में मुद्दों से ज्यादा संघ को और भाजपा को जिस तरीके से गरियाने गाली देने का काम करते हैं, जनता इसे देखती है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के बाद अब जो गोविंद सिंह जी जिस राह पर चल चुके हैं, जनता फिर उसे देख रही है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस निपटती जा रही है उसका कारण यही है कि कांग्रेस के पास जनता के कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस उन राष्ट्रवादी लोगों को, उन स्वयं सेवकों को जिस तप तपस्या के साथ वो कार्य करते हैं, उन्हें बार बार इस प्रकार से गंदी गालियां देना, इस प्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपना ही जो है पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करती। जनता कभी इस तरीके की चीजों को स्वीकार नहीं करती। एक बार बता दें कांग्रेसी कि पूरे कोरोना काल में
जहाँ पर स्वयंसेवक घर से बाहर निकल के भोजन उपलब्ध करा रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कैसे हो सकती हैं, कहाँ पर सहायता की जा सकती है, बयान दिया है मोहन भागवत जी को लेकर के, हिटलर हैं वो। आखिर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? पीसी शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दिया है कि हिटलर हैं मोहन भागवत? बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर गोविंद। आरएसएस का पूरा जो गठन हुआ है वो नाजी हिटलर की जो पैटर्न है उस पर हुआ जी। आरएसएस तो कह दे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई वो उसको फाइनल ऑर्डर मानता है और ऐसे काम जो है करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि और जो जिस तरह का चुनाव हिटलर कराता था, हिटलर भी चुनाव कराता था और वो कहता था कि लोकतंत्र है, लेकिन वोट कौन डालेगा वो उससे फिक्स रहते थे और जो नहीं डालते थे उनको यही डालाना धमकाना होता है जो पार्टी का ठंडा सरकार है या मतलब इसको खरीद के बनाना, डरा धमका के बनाना, ये पूरा एजेंडा होगा। ये निश्चित तौर पर ठीक है डॉक्टर गोविंद। पीसी शर्मा जी, आपको नहीं लगता चुनाव नजदीक हैं, सरगर्मियां हैं चुनावों की, और इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस को? नहीं, ये बयान उनका किसी के संदर्भ में होगा, मैं समझता हूँ नुकसान और फायदे का मामला नहीं है। ये तो जो हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बयान दिया है। मतलब आप मानते हैं कि वो हिटलर हैं, आप भी एग्री करते हैं इस बात से? हिटलर है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हिटलर की तरह काम करती है, हिटलर की तरह काम करते हैं। नेहा जी, हिटलर की तरह काम करते हैं मोहन भागवत जी? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलती है, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जनता को भी ये सुनकर हंसी आती होगी। पहले हमने देखा कि रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री दिए गए थे, अब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल का मिला है। और मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि इस देश ने हिटलरशाही एक ही बार देखी है, जब इमरजेंसी का दौर था और कांग्रेस पार्टी की से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी हुई थी। विपक्ष क्या, पत्रकार क्या, आम जनता क्या, उसको दबोचने, कुचलने, उसकी आवाज बंद करने का काम और हिटलरशाही अगर किसी ने करके दिखाई है फलीभूत इस देश में तो वो इंदिरा गांधी जी ने की है। तो कांग्रेस पार्टी शायद अपने चाल चरित्र चलन को दूसरों पर थोपने की आदी हो चुकी है, जो वो अपनी पार्टी के अंदर करती है। इस देश में लोकतंत्र है और अभी जो पीसी शर्मा जी कह रहे थे, यहाँ लोकतंत्र है इसीलिए जनता स्वतंत्र होकर वोट देती है और ये कांग्रेस पार्टी सिमट रही है क्योंकि ना इनकी कोई विचारधारा है, ना जनता के कोई मुद्दे हैं, और जो लोग राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं उनको ये गालियां देने का काम करते हैं, उन्हें ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज मुश्किल से 2.5 राज्यों में ये बचे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, पीसी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वासु लगातार जुड़े हुए थे, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर बैरार स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही उजागर हुई। यहां एक स्वीपर डॉक्टर की एप्रिन पहनकर दुर्घटना में घायल युवक के पैर में टांके लगाता मिला है। परिजनों को तो जब शक हुआ तो उन्होंने उसे घायल के लगाए जाने वाले टांकों की संख्या के बारे में पूछ लिया। इस दौरान स्वीपर का कहना था कि उसका काम सिर्फ टांके लगाना है, ना कि उन्हें गिनना। घायल की उपचार करने के बाद एप्रिन पहनकर स्वीपर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर निकलने लगा तो परिजनों ने उससे और पड़ताल की और उसका वीडियो बनाया। वीडियो में स्वीपर कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अस्पताल में या तो वो टांके लगाता है या फिर अस्पताल के वार्ड बॉय। जब डॉक्टरों से ये काम ना किए जाने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर नकल करके यहाँ आते हैं और उन्हें न तो इंजेक्शन लगाना आता है और ना ही टांके, इसीलिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। इस मामले में शिवपुरी सीएमएचओ से बात करने का प्रयास भी किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? डॉक्टर लगा नहीं जाना
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर की जगह स्वीपर जो है टांके लगाता हुआ नजर आया। जब परिजनों ने पूछा कि आखिर कितने टांके लगा रहे हो, तो वो नहीं बता पाया। बोला मेरा काम सिर्फ टांके लगाना है, गिनना नहीं। साथ ही उसने ये भी कहा है कि जो डॉक्टर यहाँ पर हैं उन्हें ना इंजेक्शन लगाना आता है और ना ही टाके लगाना आता है, मैं ही हूं जो यहाँ पर करता हूं। फिलहाल जो ये पूरा मामला आया है स्वास्थ्य केंद्र का, इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, पर कार्रवाई का भरोसा जरूर जताया है। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की किस तरह की तस्वीर है, बदहाली की तस्वीर है, इसकी एक और बानगी हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आखिर कब से ये चला आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर ये तस्वीर देखने में सामने आती है, लेकिन कल जब ये वीडियो सामने आया तो इसमें तस्वीर शर्मनाक तस्वीर निकल के आई, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले स्वीपर ही मरीजों का उपचार करते देखे गए। एक गंभीर रूप से घायल मरीज को जब बैराड़ के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया तो वहां उसका उपचार एक स्वीपर करता नजर आया। जी, अभी आखिर सीएमएचओ, जब सीएमएचओ से बात की गई वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्यों? जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कौन देखेगा यहाँ पर व्यवस्थाएं? आपकी बात हुई होगी, क्या कहना था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जब हमने सीएमएचओ से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका बाइट देने से तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इस मामले की जांच कराएंगे और इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक, ये जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे छोटे मोटे मरीज पहुंचते हैं या बड़े मरीज भी घायल जो होते हैं वो भी पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका भी इलाज हो पाता होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं ये शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा का एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाज के लिए पहुंचते हैं। ये जो वाकया है ये भी एक एक्सीडेंट के बाद का मामला है, जब एक गंभीर मरीज को यहाँ उपचार के लिए लाया गया, उसके गंभीर चोट थी, उसको टाके लगना थे, लेकिन वहाँ का जो सफाई कर्मी था वो भी एप्रिन पहनकर, जो चिकित्सक एप्रिन, वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है। आखिर किस तरह की लापरवाही है और किस तरह की बानगी ये देखने को साफ मिलती है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अशोक। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी ने दावेदारी पेश की है। सावित्री मंडावी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ना चाहती हूं, हालांकि अभी तक पार्टी से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जन भावना को देखकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है। बता दें कि भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और इसके लिए 17 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उबर भी नहीं पाई हूँ अच्छे से, तो मैं अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए, इनके क्षेत्र को देखते हुए मैं अपना स्वयं इस्तीफा दे दी हूँ। और भानु प्रतापपुर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं क्षेत्र को देखना चाहती हूँ। 1998 से 2022 तक पूरा इनका राजनीति करते आ रहे थे, तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। देखती थी वाकई में ये ना बिल्कुल क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सेवा की है, खूब सेवा भी किए, साथ विकास के जितने भी कार्य थे पूरा इन्होंने पूरा किया। मतलब दिन रात इनका ना क्षेत्र में ही दौरा रहता था, अक्सर बहुत काम किया, खूब काम किए। चर्चा नहीं हुए, मैं अपने उससे स्वेच्छा से वो करी, कुछ वो ऐसा अभी चर्चा वगैरह नहीं हुआ है। मैं अपने कारणों से, अपने पारिवारिक कारणों से बच्चों को देखते हुए सोच रही हूँ कि यहाँ चुनाव इसमें राजनीति में आओ। ये एक सहानुभूति भी रहती है और स्वाभाविक दावेदारी भी रहती है परिवार की जी, तो आप आएंगे? हाँ, मैं वही बोली ना, विधानसभा जितने भी कार्यकर्ता उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, सावित्री मंडावी ने अपनी दावेदारी तो पेश कर दी है, पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, पर यह तो साफ है जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी है, मतलब दावेदार तो वही रहेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से भले ही आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई हो, नाम का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन इतना साफ है कि सावित्री मंडावी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सरकारी शिक्षक के तौर पर बतौर वो काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से भानु प्रतापपुर के विधायक रहे मनोज मंडावी का जब निधन हुआ उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जिस दिन निर्वाचन आयोग उपचुनाव का ऐलान करती है उसी दिन सावित्री मंडावी अपना इस्तीफा देती है। तब इसे समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी जो है वो उम्मीदवार एक तरह से तय मानी जा रही है। हालांकि अब तक जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत बयान ना आए या अधिकृत घोषणा ना हो जाए तब तक इसे एक तरह से दावेदारी ही समझना चाहिए। लेकिन अब तक के जो उपचुनाव के दौरान कई सारे उपचुनाव में परंपरा रही है कि जो दिवंगत नेता होते हैं उनके परिजनों को ही टिकट दिया जाता है जब तक के कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए, क्योंकि जब दंतेवाड़ा के उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी हमने ये देखा कि कांग्रेस की तरफ से देवती कर्मा को मैदान में उतारा गया था जब महेंद्र कर्मा का निधन हुआ था। उसके बाद भीमा मंडावी की जब हत्या नक्सलियों ने की थी तब उनकी पत्नी दावेदार के रूप में बीजेपी से उतरी हुई थी। तब ऐसे में यही समझा जाना चाहिए कि जो सावित्री मंडावी ने अपना इस्तीफा दिया है उसके बाद से वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।